एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं बनी क्रो टेलीपोर्ट होकर एक नई दुनिया में आ गया था। वो बहुत ही ज्यादा हैरान था कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गया और कहने लगता है मेरे बॉस किधर गए, मैं यहाँ पर कैसे टेलीपोर्ट हो गया। बनी क्रो अभी ये सब कह रहा होता है कि इसे किसी बीस्ट के रोर करने की आवाज सुनाई देती है। बनी क्रो ये आवाज सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्ला कर कहता है मैं एक डीमन किंग हूँ, मेरी मैजिक पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करना। लेकिन असल में वो बनी क्रो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने के लिए पीछे हटने लगता है। फैंग भी बनी क्रो के साथ इस नई दुनिया में टेलीपोर्ट हो गया था। बीस्ट के रोर की आवाज सुनकर फैंग भी वहाँ पर आ जाता है। बनी क्रो और फैंग दोनों आपस में टकरा जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि इन्हें लगने लगता है कि वो किसी घोस्ट के साथ टकरा गए हैं। दोनों डर कर जल्दी से पीछे हटते हैं। जैसे ही बनी क्रो अपनी आंखें खोलकर फैंग को देखता है तो कहता है शुक्र है फैंग ये तुम हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि कोई घोस्ट है। फैंग भी बनी क्रो को देखकर रिलैक्स होता है। बनी क्रो फैंग से कहता है मुझे नहीं आइडिया था कि महान टैंग फैंग भी घोस्ट से डरता है। जिस पर फैंग कहता है तुम भी तो एक डिम्बर एम्परर हो, तुम किस खुशी में डर गए। ये कहकर फैंग वहाँ से जाने लगता है। फैंग के इर्द गिर्द ग्रीन ओरा फैल रहा था, लेकिन फैंग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कोई हाथ फैंग को पीछे से रोकने लगता है। फैंग को लगता है कि बनी क्रो मुझे रोक रहा है। वो बनी क्रो से कहता है मुझे तंग मत करो। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बनी क्रो को कहता है मुझे टच क्यों कर रहे हो। ये कहते हुए जैसे ही फैंग इस हाथ को टच करता है तो वो तो सिर्फ एक हाथ ही था, इसके साथ कोई बॉडी नहीं थी। ये देखकर तो फैंग के होश ही उड़ जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और देखते ही देखते बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक फॉर्मेशन से बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर बनी क्रो और फैंग डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। इन ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी फैंग से कहता है तुम मेरा हाथ अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो, मेरा हाथ मुझे वापस करो। फैंग चिल्लाते हुए बनी क्रो से कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। बनी क्रो फैंग से कहता है मेरे लिए रुको, लेकिन फैंग तो जल्दबाजी में बनी क्रो की बजाय किसी ज़ॉम्बी के सर को वहाँ से पकड़कर भाग चुका था। बनी क्रो डर के मारे बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। फैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भाग रहा होता है। फैंग का सांस फूलने लगता है। बाहर आकर वो बनी क्रो से कहता है शुक्र है हम जान बचाकर वहाँ से भाग आए, अब खतरे की कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सेफ है। लेकिन जैसे ही फैंग की नजर ज़ॉम्बीज के सर पर पड़ती है तो वो ज़ॉम्बी का सर फैंग से कहता है क्या तुम मेरी बॉडी ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे। फैंग जोर से चिल्लाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लीना और किंग शू पर बहुत सारी स्पाइडर्स ने अटैक कर दिया था। किंग शू इन स्पाइडर्स को मारने की पूरी ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो स्पाइडर्स थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लीना तो इन स्पाइडर्स से इतना ज्यादा डर जाती है कि वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है और अपना सर भी ऊपर नहीं उठा रही थी। लिंग शू लीना को कहती है तुम इतना ज्यादा क्यों डर रही हो, इन स्पाइडर्स को मारने में मेरी हेल्प करो। लिंग शू इन स्पाइडर्स को मारते मारते काफी ज्यादा थक गई थी। वो लीना को उठाने के लिए कहती है लीना अगर फैन को पता चला कि तुम इन स्पाइडर से इतना ज्यादा डर गई थी तो वो तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएगा और वो तुम पर बहुत हंसेगा। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम फैन के लिए एक मजाक बनकर रह जाओ। किंग शू की ये बात सुनकर लीना जल्दी से अपने पावर्स को एक्टिवेट करती है और कहती है मैं उस बेवकूफ फैन को खुद पर हंसने नहीं दूंगी। ये कहते ही लीना अपनी पॉइजन स्पिरिचुअल पावर्स को यूज करते हुए इन सभी स्पाइडर्स को एक ही बार में खत्म कर देती है। किंग शू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो लीना से कहती है शुक्र है तुमने अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया। इस पर लीना किंग शू से कहती है जहाँ तक मुझे याद है आप स्पाइडर से बहुत ज्यादा डरती थी, तो फिर आज आपने इतनी ज्यादा स्पाइडर्स को बिना किसी डर के कैसे खत्म कर दिया। जिस पर किंग शू मुस्कुराते हुए कहती है मुझे इन स्पाइडर से आज बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अभी वो दोनों इस बारे में बात कर ही रही होती है कि एक बहुत बड़ी स्पाइडर वहाँ पर आ जाती है जो जोर से रोर करने लगती है। इतनी बड़ी स्पाइडर को देखकर किंग शू बेहोश हो जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाती है। लीना किंग शू को उठाने की बहुत ट्राई करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लिंग जान एक घर के सामने खड़ा होता है जहाँ कोई लड़की गाना गाते हुए इसे अपनी तरफ बुला रही थी। वो जैसे ही इस घर के अंदर एंटर होता है तो एक लड़की मिरर के सामने अपने बाल ब्रश कर रही होती है। वो लड़की लिंग जान से कहती है लिंग जान फाइनली तुम इतने सालों बाद यहाँ पर आ गए, मैं हजारों सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस जन्म में हम खुशी खुशी शादी करेंगे, मेरे हजारों सालों का इंतजार जाया नहीं गया। जिस पर लिंग जान कहता है तो तुम हजारों सालों से मेरा इंतजार कर रही हो, तो इसका मतलब है तुमने हजारों सालों से बात भी नहीं लिया होगा। लिंग जान की ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये किस तरह की अजीब बातें कर रहा है। वो लड़की
बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और लिंग जान को जोर से एक पंच मारने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की लिंग जान को पंच मारती, लिंग जान इस लड़की से पहले ही बहुत जोर से एक पंच उसे मार देता है। लिंग जान के इस जोरदार पंच की वजह से वो लड़की ऊपर छत में जाकर धंस जाती है। लिंग जान लड़की को पंच मारने के बाद इसी से पूछता है, क्या तुम किसी अंडरग्राउंड पैलेस के बारे में जानती हो? लेकिन वो लड़की शायद बेहोश हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लिंग चू बहुत ही ज्यादा परेशान है, जो कि मास्टर जू यांग से कह रही होती है, मास्टर मुझे लग रहा है यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके हैं। लिंग चू की ये बात सुनकर जू यांग अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता तलाश करने लगता है, लेकिन इसे वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इस पर जू यांग कहता है, ये अंडरग्राउंड पैलेस तो एक भूल भुलैया से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो इसके बारे में कोई समझ नहीं आ रही। हमारे साथ साथ फैंग और बाकी सभी लोग भी इसी अंडरग्राउंड पैलेस में फंसे हुए हैं। जू यांग कहता है, मुझे लगता है मास्टर ने हमारे लिए यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें छुपाई हुई हैं। ये अंडरग्राउंड पैलेस हर किसी की वीकनेस यानी डर पर टारगेट कर रहा है। इस पर लिंग शू जू यांग से कहती है, मास्टर तो आपकी कमजोरी क्या है? जिस पर जू यांग कहता है, मेरी कोई भी वीकनेस नहीं है, और वो अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए इर्द गिर्द की दीवारों को तोड़ देता है। इन दीवारों के टूटने से बहुत सारे ट्रेयर्स वहाँ पर मिलते हैं। लिंग शू इन ट्रेयर्स को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि ये ट्रेयर्स बहुत ही ज्यादा प्रीशियस थे। ये ट्रेयर्स डीप सी के ब्लू हार्ट से भी ज्यादा प्रीशियस थे। जू यांग चुटकी बजाता है जिससे इर्द गिर्द की दीवारों में ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेयर्स रखे थे। जू यांग स्माइल करते हुए कहता है, मास्टर आपने तो इस बार मुझे कुछ ज्यादा ही ट्रेयर्स दे दिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं फॉर्मेशन में भी अब क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। डोंगमी फॉर्मेशन को देखते हुए कुछ सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर डोंगमी के आदमी आ जाते हैं, जो कि इसे बताने लगते हैं कि फॉरेन एनिमीज ने हम पर अटैक कर दिया है, इनके पास तो बहुत ज्यादा इवल पावर्स हैं। और वो डोंगमी से कहते हैं, हमारे साथ चलो और इन्हें मार दो, वरना वो हम सबको खत्म कर देंगे। वो तीनों बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे, जिस पर डोंगमी कहता है, तो क्या वो सब इतने ज्यादा पावरफुल है कि तुम जैसे अपर रेलम के इमोर्टल कल्टीवेटर इनका मुकाबला नहीं कर सकते? इन तीनों की हालत वाकई ही बहुत ज्यादा खराब थी। वो तीनों डोंगमी की ये बात सुनकर कहते हैं, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? इमोर्टल कल्टीवेटर्स? कौन से इमोर्टल कल्टीवेटर्स? हम तो किसी इमोर्टल कल्टीवेटर्स को नहीं जानते। इस पर डोंगमी कहता है, एक्टिंग करना बंद करो, क्या मैं तुम सब लोगों के साथ मजाक कर रहा हूँ? तुम तीनों ने हमारे क्लान के लिए कोई ना कोई परेशानी ही क्रिएट की है। डोंगमी की ये बात सुनकर वो तीनों कहते हैं, अगर तुम हमारी असलियत पहले ही से जानते थे तो फिर इतना अरसा चुप क्यों रहे? तुम भी तो हमारे साथ एक्टिंग कर रहे थे। और डोंगमी से कहते हैं, भले ही हम तीनों इमोर्टल कल्टीवेटर्स की पावर अपनी पीक पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुम जैसे ओल्ड लूमर के साथ इजीली डील कर सकते हैं। इन तीनों की ये बात सुनकर डोंगमी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम लोगों को मेरे साथ डील करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर वो तीनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? जिस पर डोंगमी कहता है, मैं त्यांगलंग सेक्ट के इंसेस्टर जू की बात कर रहा हूँ। ये कहते हुए डोंगमी एक ट्रेयर को ब्लास्ट कर देता है। डोंगमी के ऐसा करते ही इन इमोर्टल कल्टीवेटर में से एक आदमी उड़ता हुआ फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। ये देखकर इसके बाकी के दो साथी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों की ये कोशिश बेकार थी। इन दोनों में से एक इमोर्टल कल्टीवेटर भी इस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। इन दोनों में से एक इमोर्टल कल्टीवेटर अभी भी अपनी जगह पर खुद को बहुत मुश्किल से संभाले हुए खड़ा था। डोंगमी इसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम तीनों ने ये सोचने की जुर्रत भी कैसे की कि मेरे होते हुए तुम तीनों क्लास के हेड बन जाओगे? तुम सबका असली रूप तो मैं बहुत अरसे से जानता था, मैं तो बस इतने सालों से अपने रिकवर होने का इंतजार कर रहा था। इस पर वो ओल्ड इमोर्टल कल्टीवेटर कहता है, जब ये सब तुम शुरू से ही जानते थे तो इतना अरसा चुप क्यों रहे? आखिर तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? इस पर डोंगमी से कुछ नहीं कहता और इस इमोर्टल कल्टीवेटर को भी नीचे धक्का देकर इस फॉर्मेशन में गिरा देता है। तीनों के इस फॉर्मेशन में गिरते ही डोंगमी इन सबसे कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों इंसेस्टर जू की कंपनी को काफी एंजॉय करोगे और मुझे उम्मीद है कि तुम सब अपने इंसेस्टर के साथ वही सलूक करोगे जैसा तुम लोग मेरे साथ यहाँ पर करने की कोशिश करने लगे थे। डोंगमी के ऐसा कहते ही डोंगमी का मास्टर ताली बजाते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो डोंगमी से कहता है, तुम तो सच में मेरे बहुत अच्छे डिसाइपल निकले। तुम तो अपने मास्टर के साथ गद्दारी करने के बाद पहले से भी ज्यादा चालाक हो गए हो। डोंगमी अपने मास्टर को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मास्टर से कहता है, मास्टर
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड आप जरूर देख सकें।